चलिए, गुड इवनिंग सबको। कमलेश, आपको भी गुड इवनिंग। तो कहते सेक्शनल पढ़ाएंगे, तो पहला जो सेक्शन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लोज टेस्ट है। ऐसे भी ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है क्लोज टेस्ट की, बट ऐसा लग रहा है कि बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने का एक सिंपल रीज़न हो सकता है कि कई बार बच्चों को लगता है कि वो पुराना है, हमें एकदम ताज़ा चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम ताज़ा वीडियो है आपके लिए, फ्रेश है। आज फ्रेश पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। और सबसे अधिक जो ज़रूरी होता है वो होता है प्रैक्टिस। थ्योरी हमारे यहाँ उतना रेलिवेंट नहीं होता, हम थ्योरी पढ़ाते हैं बट आई नेवर गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू थ्योरी। ठीक है, थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उस थ्योरी को आप कितना यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद वो थ्योरी आपके कितने काम आती है। ठीक है, तो जो हम सेक्शंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे वो अलग अलग सोर्सेज से लेकर के कराएंगे। आज अगर थ्योरी कम समय में निपट जाती है तो हम जो प्रैक्टिस आपको कराएंगे वो ऑली बोर्ड से कराएंगे, लेवल बाय लेवल। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार कोई एक बच्चा बता दे, अगर ऑडियो सही है तो हम लोग सीधे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑडियो ओके है? चलिए, जो देख चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग, आई विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट आई हैव टाउट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है कि आप का लैंग्वेज पे कितना कमांड है। लैंग्वेज पे कमांड होने का मतलब होता है यू शुड बी एबल टू डू टू थिंग्स, यू शुड बी एबल टू रीड एंड यू शुड बी एबल टू राइट। यानी आपको ये दो चीज़ें आनी चाहिए, आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें तो मिनिमम है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बट क्या होता है कि हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है। एक प्रॉब्लम होती है कि रीडिंग टाइम बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड या टाइम बाउंड होने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति लेट से शुरू करेगा उसकी रीडिंग थोड़ी ख़राब होगी, जो व्यक्ति पहले शुरू करेगा उसकी रीडिंग थोड़ी क्या होगी, दूसरों से बेहतर होगी। तो हम क्या करते हैं ना, नॉर्मली जब प्रैक्टिस आपको कराते हैं या कभी भी, तो हम ट्रांसलेट नहीं करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे तो आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का जो एस्पेक्ट होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, तो आप भी इग्नोर कीजिएगा। जो आप चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि बाकी सारी चीज़ों से क्या बनना चाहिए। ठीक है, जो पुराने बच्चे हों थोड़े बोर होंगे क्योंकि थ्योरी चेंज नहीं होती, थ्योरी रिमेन्स द सेम। चलिए, तो अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं भी आती, ये दो बेसिक स्किल आपके पास नहीं है, स्टिल आपको क्या है, फिर भी हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है जिस पे फोकस करना होता है उससे शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट टू कीप इन फोकस इज ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है ये हम समझा देते हैं। आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सुना होगा, बट व्हाई आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों का होता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी प्रीपोजिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरह से लेकर के चलेंगे, वर्ब के दृष्टिकोण से भी आपको बताएंगे और हम आपको प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन के हिसाब से। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब वाला एस्पेक्ट। तो मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे मान लेते हैं कि प्रॉब्लम है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है तो वर्ब आपका पहले आएगा और ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मली क्या आता है, बाद में आता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने की बात हो रही है तो आइदर द वर्ब विल बी मिसिंग और द ऑब्जेक्ट विल बी मिसिंग, दोनों में से कोई एलिमेंट क्या हो सकता है, मिसिंग हो सकता है। गुड इवनिंग तेजस्वी। यानी अगर आपका वर्ब दिया हुआ है देन द ऑब्जेक्ट माइट बी मिसिंग, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड देन
द वर्ब माइट बी मिसिंग। ठीक है, तो बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलर 3 तरह से हो सकते हैं। 2 शब्दों के बीच में वाक्य की शुरुआत ही रिक्त स्थान से हो, या फिर किसी शब्द के बाद फिलर आए। दीज आर द 3 सिचुएशंस। ये 3 तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। रिक्त स्थान 2 शब्दों के बीच में आ सकता है, रिक्त स्थान से वाक्य की शुरुआत हो सकती है, या फिर रिक्त स्थान किसी शब्द के बाद आए। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, तो हम सबको ध्यान में रख करके काम करेंगे अभी। तो ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्या मीनिंग होती है यह हम आपको समझा देते हैं। तो अगर हम कहते हैं प्रॉब्लम एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके पहले रिक्त स्थान है जिसमें एक वर्ब चाहिए, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस इस तरह से हो सकते हैं। एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे हम डालना चाहते हैं क्योंकि हम सवाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन, तो हमको आंसर पहले से पता है, तो एक हम सही देंगे और हम सारे एस्पेक्ट हर बार नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, तो हम एक सही आंसर देते हैं, बाकी मान लीजिए गलत है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। सॉल्व भी हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 सही उत्तर दिए जाए। तो सॉल्व जा सकता है, वी कैन एड्रेस अ प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान देना है, वी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आपको यह ध्यान देना होता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब आ सकता है। ठीक है, तो जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो हम इन सभी बातों को कोट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको सिर्फ 5 ही पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे टू फोकस ऑन synonyms. The third thing that I will teach you to focus on antonyms. The fourth thing that I will teach you will be to focus on homophones. And the last thing that we will focus on will be the chronology of events. Chronology of events. Okay? इसका ध्यान दीजिएगा, इतने से आपका क्या है काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आपको हमेशा यह ध्यान देना होता है कि जिस टर्म को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह टर्म, वह जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा वर्ब क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा तो आपको बन जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काफ़ी आसान होता है बच्चा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, V1 V5 में दिक्कत आती है, सिंगुलर और प्लूरल में दिक्कत आती है। इसके अलावा कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं अगर मान लीजिए आपका हैड दिया हुआ है तो यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सबके साथ हैड जा सकता है। ठीक है, विल दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी दिक्कत होती तो एक ही 2 जगह पे होती है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जितनी प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड होती है। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग केस पढ़ते हैं वो होता है प्रीपोजिशन का। कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो समझ लेना है, पूछ लेना है, और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी चीज़ों को कोट करेंगे। अभी सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ना ताकि आपको ध्यान रहे। आपको ध्यान रहेगा ना तो आप क्या है कि बार बार हमको समझाना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ को शुरू नहीं करना पड़ेगा, हम बता देंगे पीछे पढ़ाया हुआ है और आप उस पर फोकस कर पाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट जब भी आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब यह भी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इस प्रीपोजिशन के साथ जो कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए या फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन मोर देन 90% केसेस
द प्रिपोजिशन इज बेस्ड ऑन मीनिंग। ये पॉइंट सभी लोग ध्यान रखिएगा। 90% केसेस में जो प्रिपोजिशन होता है वह बेस्ड ऑन मीनिंग होता है। ठीक है, यानी अगर पढ़ की मीनिंग चाहिए तो ऑन जाएगा, अगर से की मीनिंग चाहिए तो फ्रॉम जाएगा, अगर लिए की मीनिंग चाहिए तो फॉर जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन 90% केसेस, और हम आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन दूसरी जगह से रहते हैं। दूसरी जगह से कहने का मतलब है हमारा क्वेश्चन रहेगा तो हमारी थ्योरी पे तो फिट होगा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हम आपको देंगे हमेशा दूसरी जगह से देंगे, सो दैट यू कैन सी कि ये सारी थ्योरीज क्या होती है वहाँ पे फिट होती हैं। तो 90% केसेस में जो आपका प्रिपोजिशन होता है वह मीनिंग बेस्ड होता है, इसका ध्यान रखना है। तो प्रिपोजिशन की सीधी मीनिंग डालिएगा तो आपका क्या है, सेट हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन चाहिए। ठीक है, इसी में जो दूसरा पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहेंगे वह ये है, से नोट कीजिएगा, स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। किसी भी शब्द की मीनिंग अब जब भी आप देखिए तो इंग्लिश में देखिए। ठीक है, गुड इवनिंग भूमिका। और इसका क्या लाभ है हम आपको बता देंगे। ये जो सारी थ्योरी है मिटा नहीं रहे हैं हम, अंत में क्या है सबको स्क्रॉल करेंगे और आप क्या कर सकते हैं सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो यू डोंट हैव टू बॉदर। ठीक है, हम सारा आपको अंत में बता देंगे। तो अभी जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं प्रिपोजिशन से रिलेटेड, कि कई बार प्रिपोजिशंस हम लोगों को फिक्स करने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग शब्दों की मीनिंग इंग्लिश में नहीं याद करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बोलें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और यहाँ पे क्या आएगा, और हम आपको ऑप्शन देते हैं V1 या फिर V4, तो आप आंसर कीजिए। यहाँ पे यह जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने स्टार मार्क किया है, उस क्वेश्चन में ऑप्शन A V1 जाएगा या फिर ऑप्शन B V4 जाएगा। ठीक है, आप सभी आंसर कीजिए, हम वेट करेंगे आपका। सभी लोग खोजिए इसको। चलिए, अधिकतर बच्चों का जवाब है ए, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका V4। क्यों होगा और कैसे पता चलता? ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर होगा V4। क्यों होगा और सीखते कैसे? एक तो है कि अभी हमने आपको बता दिया, आप याद रख लें, ज़िंदगी में जब दूसरी बार रिपीट होगा तो फिर सही बनाएंगे। और हाँ, एक जो हमारा हमेशा का है वो बोल देते हैं, आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सो दैट क्या है हमारे चैनल की रीच बढ़े। तब हम आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे, या फिर पहली बार कोई व्यक्ति अगर सीखता है तो उसे कैसे पता चलता है। तो लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज़ है बच्चा, लुक फॉरवर्ड टू क्या है, फ्रेज़ है। तो अगर हम आपको सीधे सिखाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर ज़िंदगी में ये आप पहली बार देख रहे होते और आप इसकी मीनिंग खोजते, आप इसकी क्या खोजते, मीनिंग, कि सर ये शब्द हमें नहीं आता कि लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग क्या होती, और हम आपको बोलते कि चलो डिक्शनरी निकालो, और आप डिक्शनरी निकालते तो लिखा हुआ रहता लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। अलग से पहले हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, आपको हम बता देते हैं। जब आप लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग देखेंगे तो लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग दी हुई रहेगी
लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, ये इसकी मीनिंग होती है बच्चा। यानी लुक फॉरवर्ड टू, और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कोई भी फ्रेजल वर्ब होता है तो उसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है। हमारे सवाल में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज़ किया है। तो लुक फॉरवर्ड टू के साथ समथिंग यानी नाउन आएगा, या फिर लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब का चौथा रूप और फिर समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से सीखते हैं? सिंपल सी डिक्शनरी में अगर आप मीनिंग देखते हैं तो आप सीखते हैं। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी। सर ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी कैसे इंस्टॉल करते हैं? मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया है। तो आप उस पेज पे जाना बच्चा, जो पेज आपको दिया हुआ है, और उस पेज पे आपको दिख जाएगा जो आपका टेलीग्राम का पेज है। ठीक है, उस पर आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। ये हम आपके साथ सभी बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लुक जब वर्ब को आप डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। या थोड़ा सीधा करने दीजिए हमें, ठीक है, टच बेस्ड है और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, यहाँ पे आप देखिएगा सामने में आपके है लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, यानी अगर आपने इस चीज़ की मीनिंग कभी इंग्लिश में खोजी होती तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप इसकी मीनिंग इंग्लिश में देखे होते तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग यानी लुक फॉरवर्ड टू के बाद नाउन होना चाहिए था समथिंग, या फिर लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग यानी लुक फॉरवर्ड टू के बाद डूइंग यानी वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए था, और उसके तो हम आपको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। तो किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हमेशा यह अप्रोच करना है कि कोई चीज़ आपकी आदत का हिस्सा होना चाहिए। समथिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर हैबिट, ताकि आपको धीरे धीरे क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अगर हम आपको बोल दें ऐसा होता है तो यह किसी चीज़ का समाधान नहीं है। इससे बेहतर है कि हम आपको यह बताएं कि हमने कैसे देखा होगा, हमने कैसे सीखा होगा, और आप उस तरह से अगर फॉलो कीजिएगा तो आप भी सीख जाइएगा। तो पहली चीज़ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आज के बाद कभी भी किसी शब्द की मीनिंग में दिक्कत हो तो एक बार कम से कम उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डिक्शनरी में इंग्लिश में खोजने की कोशिश करनी है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे V4 होना चाहिए। आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट। सब कुछ समझ में आया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यह करना है कि अगर आपको प्रीपोजिशंस की सही पोजीशन जाननी है, आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी टास्क अगर आपको कंप्लीट करना है तो शब्दों की मीनिंग अंग्रेज़ी में देखना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ रटते रटते आपकी क्या है ना, ज़िंदगी निकल जानी है। अगर हम अपनी आयु के हिसाब से पढ़ाना शुरू करें, यानी हमें जो नॉलेज है उसमें एज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी इतनी एज है इसलिए हमको इतना आता है, तो आपके पास उतनी एज नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या एक स्मार्ट तरीका खोजना है किसी भी काम को करने का, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बाद एक चीज़ है जो हम आपको डेली सिखाते हैं रीडिंग के अपने सेशन में, और वो हम आपको सिखाते हैं सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है। सिंटेक्स एनालिसिस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पार्सिंग, ठीक है। जितने भी बच्चे रेगुलर हैं उन सभी को तो ये पता ही होगा, जो रेगुलर नहीं है उन सभी को हमारा जितना भी रीडिंग का सेशन है वो फॉलो करना चाहिए। रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा ना
तो इंग्लिश से आप लोगों का क्या है ना, हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। आप हर बार जो शुरू करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, फिर कोई नया टीचर खोजते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, आप हमारा जो रीडिंग का सेशन है वो देखिए, ग्रामर में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो सिंटेक्स एनालिसिस या पार्सिंग आपको यह बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह एलिमेंट कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्सिंग करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ सकता है और आर्टिकल के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है। यह नाउन के लिए आ रहा है, यह भी नाउन के लिए आ रहा है, यह भी नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन किसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, दिस ओनली बिकम्स क्लियर जब हम इन सभी को देखते हैं इनके रियल लाइफ सिनेरियो में। और रियल लाइफ सिनेरियो हमें तब देखने को मिलता है जब कोई एक ऐसा वाक्य हो जो काल्पनिक ना हो, जो टीचर ने ना बनाया हो, जब ऐसा वाक्य आप देखते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहा हो। और ऐसा तभी दिख सकता है जब आप लिटरेचर में देखें किसी भी सेंटेंस को यूज़ होते हुए, या न्यूज़पेपर्स में देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं जब आपको हम सिंटेक्स एनालिसिस या पार्सिंग बताते हैं। तो अगर कहीं पे रिक्त स्थान है, मान लीजिए आर्टिकल है और नाउन है, तो अगर आप यह पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट बनाने के लिए। और प्रैक्टिस तो खैर हम आपको इतना कराएंगे, हमारे क्लास में जो बच्चे हमारे पुराने, उन सभी को पता है कि जब तक सभी को 10 में 6 सही नहीं होने लगता है, और ये हम बिल्कुल शुरू में कराते हैं, यानी 10 क्लास के बाद ही हम शुरू करा देते हैं, तो 1 महीना होने से पहले हमारे सभी बच्चों को 10 में 6 बनता है, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रीडिंग आए ना आए, ठीक है। तो बस इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपका बनेगा। अब आगे है वह तरीका जो सभी टीचर्स क्या है ऑप्ट करते हैं, सभी टीचर इसका क्या है काफ़ी नाम लेते हैं। एंड द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन ऑप्शन, तो ऑप्शन से आपको 100% नहीं बनेगा, ठीक है। बट ऑप्शन आपको क्या है कि निगेशन में मदद करता है, कि दिए गए ऑप्शन में से आखिर में आप 2 या 3 के निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा कि इन्हीं 2 में से या 3 में से कोई एक होना चाहिए। बट इट डजेंट वर्क एवरी टाइम, ये हमेशा काम नहीं करता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बोला था जो सबसे पहला चीज़ जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज सिनोनिम्स। मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस कराएंगे तो सारा चीज़ तो क्लियर हो ही जाएगा, बट अभी जो जो बोल रहे हैं उन सभी की मीनिंग हम आपको समझाते चल रहे हैं कि हम जो टर्म बोल रहे हैं उसकी मीनिंग क्या होती है। तो सिनोनिम्स कहने का मतलब है, मान लीजिए एक दिया हुआ है फॉलो और एक शब्द दिया हुआ है अडेयर, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कोई एक आंसर जाएगा। अब दोनों में क्या फ़र्क है आखिर की बात है, बट एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि बाकी सारे ऑप्शन को आप क्या है निगेट कर सकते हैं, या फिर बाकी सारे ऑप्शंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर दो सिनोनिम्स दिया हुआ है तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जब हम सवाल बनवाएंगे तो आपको हम इस तरह का प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को क्या है छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में से कौन होगा, क्यों होगा, यह आपको हम बताएंगे। अलग अलग शब्दों का अलग अलग तरीका होता है पकड़ने का। और जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि अगर नाउन हो तो किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, वर्ब हो तो किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, एडजेक्टिव हो तो किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। एंड और टाइम विल कम कि हम आपको भी पढ़ाएंगे, बट फॉर दैट टाइमिंग अभी आप समझ रहे हैं कि अगर 2 शब्द सिनोनिम हैं और दोनों शब्द आपके दिए हुए ऑप्शन के तौर पे, तो हमें क्या है सिर्फ उन 2 शब्दों पे ही फोकस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो हमने दूसरा पॉइंट बोला था वह बोला था एंटोनिम्स। तो अगर मान लीजिए एक दिया हुआ टर्म आपका, सिंपल शब्दों से हम शुरू करते हैं, एक शब्द दिया हुआ गुड, एक दिया हुआ बैड, तो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं उनको आप इग्नोर कीजिए। 99% केसेस में आपको एंटोनिम अगर 2 दिया हुआ तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। यू शुडेंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना होता है वह चीज़ होती है आपकी होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स कहने का मतलब होता है
ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हमारे लिए क्या हो, सेम हो। जैसे देखिए, दो शब्द हैं, अगर मान लीजिए एक सम दिया हुआ और एक सम दिया हुआ है, तो फिर बाकी ऑप्शंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। दिस ऑल्सो वर्क्स इन 99% केसेस, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप इतनी ही थ्योरी होती है बच्चा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वह है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब होता है, जब आप उस पैराग्राफ को पढ़िएगा क्लोज टेस्ट में, देयर इज़ अ होल पैराग्राफ, तो वह जो पूरा पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में एक के बाद एक दूसरी घटना होती है, फिर तीसरी घटना होती है। आपको उन घटनाओं का क्रम याद करना होगा। उन घटनाओं के क्रम के आधार पे आपको जज करने में आसानी होगी कि यहाँ पे कौन सा शब्द होना चाहिए। अगर पिछले वाक्य में एक कारण बताया गया है, तो अगला वाक्य ज़रूरी है कि 99% केसेस में देयरफॉर से शुरू होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स भी याद रखनी है, यानी जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उस पैसेज में अभी तक क्या कहा गया था और अगला वाक्य उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, ठीक है। इतना कीजिएगा तो आपको क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। हमने ऑलरेडी आपके लिए क्या है, यह थ्योरी का द एंड है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे आज 15 सवाल, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट होता क्या है हम आपको बता देते हैं। क्लोज टेस्ट पैराग्राफ में फिलर्स बनाने का एक तरीका होता है, यानी एक पूरा पैराग्राफ होता है जिसमें कहीं कहीं पे कोई शब्द क्या रहता है, मिसिंग होता है, जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। यह फिलर्स बनाने का ही तरीका है, रिक्त स्थान की पूर्ति से ही रिलेटेड एक तरीका है। बट थोड़ा सफ़र किया होता है कि इसमें एक पूरा पैराग्राफ होता है, तो अगर कई बार आपने पैराग्राफ का अर्थ गलत निकाला तो सारे गलत हो सकते हैं, और सही निकाला तो सारे सही हो सकते हैं। तो थोड़ा रीडिंग का यहाँ पे महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अदरवाइज जो रूल्स मैंने यहाँ पढ़ाए हैं वो आपके हर जगह काम आएंगे। सभी फिलर्स में ये रूल्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब अप्रोप्रिएट होगा या कौन सा प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट होगा। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान देना होता है वह होता है सिंटेक्स एनालिसिस या पार्सिंग। सिंटेक्स एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी वाक्य में जितने भी शब्द दिए हुए हैं उन सभी शब्दों को वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं आइडेंटिफाई करना। और यह हम आपको रीडिंग के दौरान हर दिन पढ़ाते हैं। और रीडिंग का सेशन आप लोग जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के रीडिंग कम्प्रीहेंशन करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसके सारे वीडियोस देख लें, आपको समझ में आएगा। सिंटेक्स एनालिसिस के बाद ऑप्शन से बनाने का 3 तरीका होता है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी मीनिंग सेम है तो उनको फोकस कीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। अगर 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी मीनिंग एक दूसरे के विपरीतार्थक है, 2 एंटोनिम्स हैं, तो उन पे फोकस कीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। अगर 2 शब्द ऐसे हैं जो उच्चारण में एक जैसे यानी होमोफोन्स हैं, तो उन पे फोकस कीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और आखिरी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाएं किस क्रम में हो रही हैं। हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें अभी तक क्या कहा गया था और आगे का वाक्य में क्या कहा जा सकता है, यह काफ़ी काम आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग ज़रूरी है और इसके लिए हमने ऑली बोर्ड का सेट उठाया है। लेवल 1 है क्लोज टेस्ट का। चलिए तो हम आपको पहले समझाते चलते हैं धीरे धीरे। चलो सभी लोग देखोगे, इस सवाल को देखिए, एक बार पढ़िए और फिर हम आपको क्या है इसके ऑप्शंस दिखाएंगे, क्योंकि एक बार में सब कुछ क्या है तो संभव नहीं है देखना। बट क्या क्या इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या जानकारी निकाल सकते हैं वह देखते हैं, ठीक है। चलिए तो सवाल से शुरू करते हैं बच्चा। हम क्योंकि आज सिखा रहे हैं तो थोड़ा स्लो रहेगा सेशन, बट यू शुड बियर विथ मी। वोकैब का वेटेज होता है जितेश, वोकैब का तो वेटेज होता है, शब्दों की मीनिंग तो आपको आनी ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उसके बगैर हर चीज़ असंभव है, ठीक है। वोकैब का वेटेज होता है, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि वोकैब अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए सब कुछ असंभव है।
आई होप आपने सवाल देख लिया होगा जो पहला है ए। ठीक है, अब हम आप सभी को नीचे ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप सभी बनाइए, मन में देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं बच्चा, अब इसे बनाइए। ठीक है, 2-4 सवाल इस तरह से बनवाएंगे, फिर बाकी हम खुद करेंगे। सभी बच्चे ये पांचों शब्द कहीं लिख लीजिए, ये पांचों शब्द आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इन पांचों शब्दों को लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इन पांचों शब्दों को लिखने के बाद सवाल हम फिर से ऊपर आ रहे हैं। पांचों शब्द आपने लिख लिए होंगे आई होप। यही तरीका है, प्रैक्टिस हम यही करवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। आप सभी नोट कर लीजिए और हम आपको फिर ऊपर क्वेश्चन पे ला देते हैं। तो पहले ऑप्शन नोट कर लेगा सब बच्चा और फिर हम क्वेश्चन पे ले आएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला सब कोई नोट कर लो बच्चा, जो भी आपको जो आंसर लगता है सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको जो आंसर सही लगता है आप उसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो रीडिंग का सेशन है वो हमने 7:40 का रखा है, इसलिए क्योंकि इस क्लास को ख़त्म करने के बाद उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसका। और प्रिंस अगर है ऑनलाइन तो हम उसको लिंक भेज दे रहे हैं इसकी, ताकि वो क्या है बाकी पे शेयर कर ले, क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या है अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम तो पढ़ाने में थोड़ा व्यस्त हैं। तो बाकी सभी चैनल्स पे वो क्या करेगा, इसको शेयर कर देगा। हमसे प्रिंस को ये लिंक भेज देते हैं। चलिए, तो पहले सवाल से अब हम लोग क्या है शुरू करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे पहला सवाल का जो आंसर होगा उससे पहले हम बताते हैं कि हम लोग क्या क्या निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं वह निष्कर्ष यह है कि यहाँ पे मच का प्रयोग हुआ है, तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा वह अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो यह निष्कर्ष तो सहज निकल गया कि अगर पहला हमारा मच दिया हुआ है तो हम इतना तो श्योर हो सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो आप उस हिसाब से देखिएगा, फंक्शंस खत्म हो गया, टूल्स खत्म हो गया, दोनों प्लूरल नाउन है। इन्फॉर्मेशन होगा, स्पेस होगा या फिर टाइम होगा। ठीक है, तो आपने दो पार्सिंग आधार पे कटा कि भाई मच क्या है हमारा, मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो इसके आधार पे आपने कह दिया कि जितना भी प्लूरल नाउन है वो क्या आ गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है। बाकी तीन तो फिर मीनिंग के आधार पे बांटा गया है। टुडे गेटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज चाइल्ड्स प्ले कटसी गूगल। आज क्या है, जानकारी प्राप्त करना क्या है, बच्चों का खेल है। किसके सौजन्य से, कटसी गूगल। ठीक है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम कभी जानकारी का क्या है उतना ज़्यादा महत्व नहीं समझता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कर्टसी कंपाउंड नाउन हो जाएगा बाबू, कर्टसी गूगल। विथ सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात थी तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी काम आएगी कि भाई पीछे इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन की ही बात हो रही है। इतनी जानकारी उपलब्ध है। पीपल टेंड टू ट्रांसफर मोस्ट ऑफ द मेमोरी फंक्शन टू देयर स्मार्टफोन्स, कि इतनी जानकारी हमारे लिए रिटेन करना संभव नहीं है, तो हम जानकारी इकट्ठा करने का काम या जमा करने का काम अपने स्मार्टफोन को सौंप देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। पहले क्वेश्चन नंबर बी के ऑप्शंस आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे ऊपर आ जाएंगे।
सब कोई नोट कर लिए होंगे ऑप्शन? ठीक है, ऑप्शन नोट कर लीजिए। अब हम आपको क्या सवाल दिखाते हैं। ऑप्शन नोट करना क्योंकि आसान है, वो कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, सवाल देखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए आते हैं। चलिए बच्चे, अब 7 जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं बी में। द सर्वे, सब कोई नोट कर लिया ना ऑप्शन? हाँ कर दो एक बार कमेंट में तो हमको आइडिया लग जाएगा। द सर्वे कंडक्टेड अमंग अ लिटिल ओवर 1000 इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स बिटवीन जून 23 एंड जुलाई 2 फाउंड दैट हाफ ऑफ देम वर नॉट सो मच डैश इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स एज दे वर अबाउट वेयर दे सोर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो था, सभी बच्चों ने ऑप्शन आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन नोट कर लें और सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं कि बी में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए हम स्क्रीनशॉट लेके इसको साइड कर लेते हैं बच्चा। क्योंकि यहाँ पे हम एक पॉइंट भी आपको पढ़ाना चाहेंगे, इसलिए इसको हम साइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए बी में क्या होगा बच्चा, सभी लोग। तो हम आपको बताते हैं बी में क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थे हमारे, देखिए अब सो मच है तो यहाँ पे मच आपका क्या है, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब के साथ अब आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो आप देखिएगा आपके 5 ऑप्शन थे, कॉशियस, इंटरेस्टेड, विजिलेंट, अलर्ट और हैप्पियर। तो हैप्पियर खत्म हो गया, क्योंकि अगर कंपैरेटिव डिग्री होता तो कहीं ना कहीं देन का प्रयोग करते, तुलना हो नहीं रही है तो खत्म हो गया हमारा। अब बच गया अलर्ट, विजिलेंट, कॉशियस और इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि अगर दो शब्दों की मीनिंग एक जैसी हो तो आपको क्या है उस पर फोकस करना। बट ये ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी कहने का मतलब होता है कि दोनों की मीनिंग अगर बिल्कुल सेम है, इन दैट केस वह आंसर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्यों, क्योंकि तीनों की मीनिंग होती है सावधान, और अगर यह आंसर होना होता तो तीनों होता, क्योंकि तीनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। जैसे हम आपको दिखाया था फॉलो और अढेर, जब हमने आपको पढ़ाया था तो पढ़ाते वक्त हमने यह उदाहरण दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को फॉलो कर सकते हैं, नियम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अढेर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नियमों के लिए होता है। इसका मतलब आंसर हमेशा जब भी होगा तो फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि नियमों को फॉलो करने की बात आती है तो फॉलो और अढेर दोनों जाता, तो वहाँ पे व्यक्ति को फॉलो करने की बात होगी तभी फॉलो और अढेर दिया गया होगा। यहाँ पे तीनों की मीनिंग सेम है, तीनों नहीं जा सकता, इंटरेस्टेड होगा। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ध्यान दीजिएगा कि मच के साथ हमेशा पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल आता है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का प्रयोग करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यह आंसर होता सो मच इंटरेस्टेड, यानी काफ़ी वो रुचि लेते हैं। किस चीज़ में रुचि लेते हैं लोग, इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स। अब लोग उतनी रुचि नहीं लेते इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स एज दे वर अबाउट वेयर दे सोर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, जितनी की रुचि वह इस बात में लेते हैं कि यह जानकारी आई कहाँ से है। आई कहाँ से उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन जानकारी क्या है उसमें लोग रुचि नहीं लेते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन सी पे। तो क्वेश्चन सी से पहले हम लोग क्वेश्चन सी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन सी के ऑप्शन नोट कर लो। ठीक है, आपको हम इतना प्रैक्टिस कराएंगे ना कि आपका बनने लगेगा। जो थोड़ा बहुत बेसिक था रूल हम बता चुके हैं, उससे अधिक रूल्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे अधिक रूल्स होते भी नहीं हैं, इतने ही रूल से सारे काम हो जाते हैं। तो आई होप पांचों ऑप्शन आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं सवाल पे। सवाल है हमारा सी,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजी का फिर से इस्तेमाल हुआ है कि पैसेज किस बारे में था, बातचीत किस चीज़ की हो रही थी, और यहाँ पे कौन सा शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, दिस प्रूव्स दैट डैश इज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। अच्छा, रिया ने सारे ऑप्शन नोट कर दिए हैं, ताकि चलो ये भी बढ़िया है बच्चा, ऑप्शन हम टाइप कर देंगे और बच्चे यहाँ से, चलो अच्छा है, सिखाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, स्मार्ट पर्सन। आगे देखेंगे तो इससे यह पता चलता है कि यह पहली चीज़ होती है जो प्रभावित होती है, यानी जब हम अपने सारी चीज़ें स्मार्टफोन में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो यह पहली चीज़ होती है जो प्रभावित होती है। ठीक है, यह कौन सी चीज़ होती है जो सबसे पहले प्रभावित होगी? ऑप्शन है मेमोरी, फंक्शनिंग, स्पेस, लाइफ, एनवायरनमेंट। तो आप देखिएगा मेमोरी, यानी अगर हम अपना सारा याद करने का काम अब मोबाइल को देने लगे हैं तो सबसे पहले हमारी कौन सी चीज़ अफेक्ट होगी? मेमोरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पांचों के पांचों शब्द नाउन है। जब सारा शब्द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो आप ग्रामर के आधार पे नहीं काट सकते हैं। आपके पास एकमात्र तरीका बचता है कि आप अर्थ के आधार पे काटिए कि यहाँ पे किसकी मीनिंग ज़्यादा सूटेबल है, और यह मीनिंग सीखने के लिए आपकी रीडिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। और आपकी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए रोज़ हम लोग रीडिंग का सेशन करते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चा, आगे देखें, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और रिया ने हमें एक नई चीज़ सिखाई है, सो आई विल कीप दैट इन माइंड। और हम ऑप्शंस क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, और आप लोग क्या है क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब डी पे आते हैं। हमने बड़ा कर दिया ताकि सभी को विजिबल रहे बच्चा, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन है डी, और हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन है आपके फंक्शंस, मेमोरी, स्पेस, डिपेंडेंस और सिक्योरिटी। ठीक है, चलो रिया की बताई हुई बात पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये 5 आपके ऑप्शन है, सवाल आपका सामने है, बताइए क्या होगा। चलिए, तो सभी लोगों ने ऑप्शन देख लिया, अब बताइए हमें आंसर क्या होगा। सब कोई आंसर बताओ बच्चा, तब बढ़ेंगे। 5 ही सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और यह 5वां सवाल है। उसके बाद की जो सवाल है वो हम आपको दे देंगे घर से बना कर लाने के लिए। चलिए, तो भारत आर्मी यानी हमारे, क्या रे बैंक बंद हुआ कि नहीं तुम्हारा? आए आर्यन? अच्छा बच्चा, डी लिखोगे तो कैसे चलेगा, टाइप कर लो, ठीक है। चलिए, तो अधिकतर बच्चों ने डिपेंडेंस आंसर दिया, जो बिल्कुल सही है। देखो डिपेंडेंस क्यों होगा आंसर, तो पहले तो फंक्शंस नहीं होगा, इसलिए फंक्शंस नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में आगे जाकर के देखोगे कह रहा है इट्स एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, इसकी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण, तो सिंगुलर नाउन चाहिए, तो फंक्शंस खत्म हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लिमिट करें, कम करें द डैश ऑन स्मार्टफोन्स, डिपेंडेंस ऑन स्मार्टफोन्स। तो यहाँ प्रीपोजिशन से पकड़े हो सब कोई, ठीक है, कि डिपेंडेंस के साथ ऑन जाता है। कितना कितना लोग प्रीपोजिशन से पकड़ा है? अधिकतर लोग पकड़े होंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा ई है, चलिए तो आप लोग ई पे फोकस कीजिए। हम ऑप्शन टाइप कर देते हैं आप लोगों के लिए। ई का ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, कॉमा, यूज थोड़ा टाइपिंग के कारण स्पेलिंग हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। मेमोरी, फंक्शंस और एडिक्शन। ठीक है, चलिए, ई आखिरी है, इसमें क्या भराएगा? द स्मार्टफोन ई में लीड टू डिजिटल एमनीशिया। क्या होगा आंसर, बताओ बच्चा लोग। एडिक्शन, बिल्कुल सही है बच्चा। स्मार्टफोन का एडिक्शन क्या है? डिजिटल एमनीशिया की तरफ हमें क्या है, ले जाता है।
चलिए, तो आई होप सभी बच्चों ने यह बनाया होगा। अब सवाल आता है कि हम आपको क्वेश्चन कहाँ से दें। चलिए ठीक है, सभी बच्चे एकदम मतलब या तो तुम हमारे विद्यार्थी हो अधिकतर इसमें से, या फिर यू जस्ट गॉट द जिस्ट ऑफ इट। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो जितने भी बच्चे अपने हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बाहर के बच्चे हैं और टेलीग्राम का हिस्सा हो जाए, और कल से रोज़ क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। जो बना के लाना है वह हम आपको पीडीएफ के माध्यम से या जेपीजी के माध्यम से दे देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट रहेगा तो थोड़ा टूटा फूटा हुआ रहेगा, बट आई थिंक यू विल मेक डू ऑफ इट। आप किसी तरह से काम चला लेंगे। तो यह बचे हुए जो 10 सवाल हैं ऑलिव बोर्ड के, अरे हर जगह काम करेगा बच्चा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, आप बस जुड़े रहिए, हर जगह काम करेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बचे हुए जो 10 सवाल हैं वो हम कल आपको कराएंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ हम आपको दे देंगे, और उसके लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हम एक बार फिर से टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको दे रहे हैं। आप टेलीग्राम के उस ग्रुप से जुड़ें, इससे आप लोगों को क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ऐसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, बट हम यहाँ दे रहे हैं कमेंट में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, और जब तक सभी बच्चे सर हिला के यह नहीं बोल देंगे कि अब हमें समझ में आ गया, तब तक यह क्लास हम कंटिन्यू लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने जो समय दिया आपको उसका मूल्य मिला होगा। आपको लगा होगा कि चलिए हमने टाइम दिया तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ। तो अपना समय देने के लिए आपका थैंक्स। और वही, लोगों को जोड़िए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, शेयर कीजिए। ठीक है, इसकी रीच को इंक्रीज़ करने में हमारी क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। अगला सेशन 7:40 से होगा रीडिंग का, तो बस जो रेगुलर बच्चे हैं ज़रूर वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो और जो बच्चे लेट से आए हैं वो पीछे देख लेंगे, और इसी कंटिन्यूटी में हम वीडियोस बनाएंगे क्लोज टेस्ट का। सारा सेक्शन का क्लास लेना शुरू कर देंगे बच्चा। ठीक है, कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड पैराग्राफ, सभी का। ठीक है, अपना समय देने के लिए थैंक यू। 500 क्वेश्चन नहीं बचा, उससे पहले ही सीख जाओगे, बट हम कराएंगे रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो थैंक यू सबका। बस शेयर करना मत भूलना। ठीक है, भीड़ बढ़ाओ, भीड़।